हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। कांग्रेस नेता दिनेश अवाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे आनंद झा, उनका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी नेता हैं तारिक अहमद, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। आपका भी तारिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राहुल गांधी को झटका कहा जा रहा है या राहुल गांधी को अब नोटिस दिया गया है और उस पर जवाब मांगा गया है, इसके बारे में मैं एक प्रतिक्रिया दिनेश अवाना जी से लूंगी। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। दिनेश जी, क्या कहिएगा? देखिए, जो अभी कोर्ट ने जो बातें बोली है और उसको पूरी जनता जानती है कि राफेल में कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, पूरे देश की जनता जानती है। और हम लोग भी चाहते हैं कि कोर्ट इस पर जल्द से जल्द इस पर जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से पूरी करे और फिर आगे का जो भी डिसीजन हो, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस पर जो भी डिसीजन है वो हो, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ है, घपलेबाजी हुई है, कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष को ज़्यादा आर्थिक मदद देने की बात जो हुई है, ये कोर्ट के माध्यम से ही इसको पूर्ण रूप से सफल हो सकता है और देश की जनता के सामने सच्चाई जा सकती है। तो इसको लेकर हम पूर्ण रूप से जो है जनता भी और देश का जो सब लोग मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो भी डिसीजन हो वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चलिए, अब 30 अप्रैल से पहले इस पर जवाब मांगा गया है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द इस पर जवाब आएगा और उसके बाद स्थिति जो है बहुत साफ होगी। कोर्ट का क्या कहना है ये भी पता चलेगा। फिलहाल के मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि थर्ड फेज की वोटिंग आज हो रही है और वोटिंग की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन फिलहाल वोटिंग की जो ये रफ्तार है ये लगातार बढ़ रही है। लोगों में खासा उत्साह, खासा जोश देखने को लोगों के अंदर मिल रहा है और कुल मिलाकर 117 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 16 राज्य हैं और जो जोश है वो राजनेताओं में तो है ही। तमाम दिग्गज जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जो चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। इनमें जो मुख्य तौर पर जो नाम सामने आए हैं, जो खास हैं, वो दोनों जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक तरफ है राहुल गांधी और साथ ही साथ अमित शाह भी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप अपने घरों से बाहर निकलें, वोट जरूर करें, क्योंकि आप अपनी जिस तरह की भी सरकार चाहते हैं, आप अपनी मनमाफिक सरकार चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने घरों से निकलना होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। फिलहाल चलिए अब हम बात करते हैं चुनावों से जुड़ी। एक बार योगेश जी के पास में सबसे पहले जाऊंगी। योगेश जी, चुनाव जिस तरह का अभी फिलहाल जो वोटिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रफ्तार है इसने तेजी पकड़ ली थी और शाम तक होते होते बंपर वोटिंग हुई थी। उसी तरह की तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, सुबह से जो हालात है वो बहुत सारे केंद्रों पे लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, जो कि हमने देखा विजुअल की यूपी के तमाम सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भीड़ दिखाई दे रही थी। हालांकि उतना परसेंटेज उतनी तेज़ी से अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन 3 बजे आते आते बहुत तेज़ी से एकदम से राइज होगा। और रामपुर जैसी जगहों पर जहाँ पे बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक बात होता है कि वहाँ पर कम वोटिंग नहीं रहने वाली है। और जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे गढ़ हैं, वहाँ पर भी वोटिंग जबरदस्त होने वाली। तो कुल मिला के एक बात तो तय है कि तीसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत ऊपर ही जाने की संभावना है, नीचे आने की संभावना बहुत कम है। बहुत कम है और ये बढ़ेगा ही बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां क्या है? जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, एक तरफ है काम, एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ गठबंधन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में चुनौतियां किस तरह की बनी हुई हैं? एक बार मैं आनंद झा जी के पास जाऊंगी, बीजेपी का पक्ष वो हमारे सामने रख रहे हैं, उनसे हम एक बार प्रतिक्रिया लेकर फिर इसी पर हम रिएक्शंस आगे लेंगे। क्या बताएंगे आनंद जी, जिस तरह की वोटिंग हो रही है उससे आप क्या देखते हैं? और फिलहाल अगर हम कुल मिलाकर मुद्दों की बात करते हैं, उन जगहों पर जहां पर आज खासकर वोटिंग हो रही है, कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या क्या चुनौतियां आपको लग रही हैं जो कि बीजेपी के लिए आने वाली हैं आगे चलकर? सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, नेतृत्व का मुद्दा है, राष्ट्र के सम्मान का मुद्दा है और भ्रष्टाचारहीनता का मुद्दा है। पिछले 5 साल की सरकार में कोई एक भ्रष्टाचार का केस हमारा नहीं आया है। रोज लगभग 27 किलोमीटर सड़क निर्माण होता है, नए नए एम्स पूरे भारतवर्ष में बने हैं, शिक्षण संस्थानों की भरमार खुल गई है और एक एक पर्टिकुलर एरियाज को लेके प्रधानमंत्री जी के दिमाग में रोड मैप है
कि किस इलाके में कैसे विकास किया जाए, इस तरह की योजना जनता की अपेक्षा है कि आगे भी लागू हो, और उसी बेसिस पर में पूरी की पूरी भारत की जनता मन बना चुकी है। और 116 लोकसभा में जो आज मतदान हो रहा है, हम पिछली बार 62 सीट इस पर में जीते थे, वो 62 से बढ़ के इस बार 70 से 75 से ऊपर हम जाएंगे। और इसी मुद्दे पर में राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, नेतृत्व और विकास, ये हमारा मुद्दा है और इसी पर में जनता वोट कर रही है। लेकिन अगर हम दिल्ली में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ठीक है अभी वोटिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं, अभी जो हाल ही में खबर आई है उदित राज का टिकट काट दिया है, नाराजगी भी है पार्टी में, और उसके बाद भी अगर उस नाराजगी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। हंसराज हंस को टिकट दे दिया गया है। उदित राज जब सामने आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर उन्हें यहां से टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इससे क्या मैसेज जा रहा है कि नाराजगी को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा पार्टी में? ये तो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है। एक जब पार्टी 543 ही लोगों को लड़ाएगी पूरे भारतवर्ष में, उस स्थिति में 543 के अलावे लड़ने वाले की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक लोकसभा में 4-4 लोग, 5-5 लोग सक्षम होते हैं लड़ने के लिए, और उसमें से दल से तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो नाराजगी होती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत अग्रेसिव हैं और सबको अपना भविष्य दिखाई देता है। और आनंद जी, लेकिन वो सारे सॉर्ट आउट हो कहते हैं कि मैंने एक क्षेत्र का दौरा किया है, मैं वहां पर गया हूं, मैंने अपना पूरा समय वहां पर दे दिया है, काम भी किया है, जनता की समस्याएं भी जानी हैं, उसके बाद उन्हें अगर यहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा है तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? और उनका टिकट दे दिया जाता है हंसराज हंस को। वो कई फैक्टर्स होते हैं। एक चीज और कही थी कि दलित चेहरा, वो एक दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं दलितों के एक चेहरे को डैमेज करने की कोशिश। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो दलित समर्थक हैं वो वोट भी नहीं करेंगे, वो ये भी बात कह रहे हैं। दलित ऐसा नहीं है। क्या हंसराज हंस जी दलित नहीं है, और क्या हमारे दल की तरफ से दलित नहीं लड़ रहे हैं? इस तरह की बातें जो विपक्षियों के द्वारा और या इस तरह के मंतव्य देने वाले लोग हैं जो हमारे वोट को कटवाना चाहते हैं, वो देते हैं। ऐसी बात नहीं है। और हर वर्ग, हर समाज मतलब का अभी उत्साह है देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। हम लोग उस पर में केंद्रित हैं। और उदित राज जी को व्यक्तिगत क्षोभ हो सकता है, जब टिकट कटता है तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो संगठन के प्रति समर्पित हैं, और भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम उस सारी चीजों को ओवरकम कर लेंगे और हम जीतेंगे। दिनेश जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगी जो बहुत जरूरी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जात बिरादरी की बात करते हैं, किसी एक जात को टारगेट करते हैं, चाहे वो दलितों की बात करें, चाहे वो पिछड़ों की बात करें, चाहे वो और किसी की बात करें। ऐसी बात मत बोलिए। ये इस तरीके से इन लोगों को आपस में बंटवारे की और इस तरीके की जो भावनाएं लोगों को बांटने की जो बात करते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं, ये तो इनका पहले से ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का समग्र सामाजिक चिंतन रहता है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी सड़क अगर निर्माण होता है तो क्या उस पर में सड़क पर में हर धर्म के लोग नहीं चलते हैं? ना किसानों को, खास जाति के लोगों के लिए बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन का निर्माण ना होता है। महिलाओं की बात करते हैं, किसी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। कब तक ये जुमले चलेंगे? देश की जनता, आप जुमले की बात कर रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी खेद प्रकट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने में। आज पूरे भारत की जनता देख रही है। देखिए, क्या ये खेद प्रकट करने का गलती के कारण ही खेद कोई प्रकट करता है। जुमलेबाजी नहीं है? उत्तेजना और आपको झूठ करोड़ों नौकरियां देने की बात करी, क्या ये जुमलेबाजी नहीं है? जुमलेबाजी पर नहीं। हमारे जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे नेतृत्व की तरफ से कहा गया उस पर अमल हो रहा है। यदि कोई भी कार्य आजकल कहीं भी हुआ हो, पिछले 5 वर्षों में यदि कोई भी नया कार्य हुआ, कार्य ही नहीं दिखता है। भारतवर्ष में एक एक जिले के स्तर पर में, पूरे भारतवर्ष में 50 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं था पिछले 67 सालों में। हम लोगों को कार्य दिख रहे हैं। 150 से ज्यादा एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्य हमको दिख रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं दिखता है भैया। रोज 4 लेन सड़क जो है 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, इनको काम नहीं दिखता है। इनको क्या दिखता है? भ्रष्टाचार में जो फंसे हुए लोग हैं उन सब लोग मिलकर और भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति को टारगेट करो। एक रिएक्शन मैं इस पर ए के मिश्रा जी का लेना चाहूंगी
क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि जो पार्टी के अंदर ये फूट है या फिर नाराजगी है, टिकट ना मिलने को लेकर असंतुष्टि है, उसका असर आपको लगता है कि इस बार चुनाव में पड़ेगा और पार्टी इस चीज को दरकिनार कर रही है, नाराजगी को नहीं देख रही है? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो असर नहीं पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है, जब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बड़ा मजबूत होता है और एक नेता जो सिंगल आदमी होता है, जैसे पुनिया जी हो गए, ये हो गए, तो वो उनकी ताकत जो है संगठन के, अकेले उनकी ताकत संगठन के सामने कुछ नहीं होती है। टेक्निकल एनालिसिस ये है कि अगर कोई ऐसा नेता हो जिसकी ताकत संगठन के बराबर है या उसको प्रभावित कर सकती है, जैसे अगर मोदी जी अभी बीजेपी से अलग हो जाए तो बीजेपी कोलैप्स हो जाए, या पिछले चुनाव में देखिए कुछ कद्दावर नेता जैसे शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए, तो लेकिन उनकी अपनी ताकत समाजवादी पार्टी की ताकत के लगभग बराबर है या उसको प्रभावित कर सकती है। बीजेपी के लिए अगर कोई अलग होता है, कई नेता है, क्योंकि बीजेपी में संगठन बहुत स्ट्रांग है, एक्सेप्ट एक या दो आदमियों को छोड़ के इंडिविजुअल किसी और नेता की ताकत उतनी नहीं है कि वो संगठन के नींव को हिला सके। तो बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कोई और होता तो मैं मान सकता था कि हाँ, इसके चले जाने से संगठन पे फर्क पड़ेगा, वो पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है? बीजेपी के लिए नहीं फर्क पड़ेगा। बीजेपी ये डैमेज अगर है भी तो ये डैमेज को बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। चलिए, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। उत्तर प्रदेश का एक बार रुख करते हैं। लखनऊ से तारिक अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का वो रुख करेंगे, वो उसका पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। तारिक साहब, अब तो गठबंधन हो गया है, समाजवादी, बीएसपी, आरएलडी सब साथ में है, तो जीत रहे हैं आप। आज वोटिंग हो रही है, क्या रिएक्शन आपका? मैडम, सबसे पहले तो मिश्रा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सवेरे पता नहीं कल भी खाए थे, आज भी ज्ञानवर्धक कैप्सूल ज्यादा खा के आते हैं। हमको भी एक आध ज्ञानवर्धक कैप्सूल हम भी खा ले भाई। तो आपको हजम नहीं होगा सर। तारिक साहब, आपको कई बार खिलाने की कोशिश की है, आपको हजम नहीं हुआ, उल्टी दस्त लग गई, इसलिए मत मानिए। नहीं, वो असल में बीजेपी ज्ञानवर्धक कैप्सूल खाने के लिए हाजमा बढ़ाइए। अभी मुसलमानों को असर नहीं करता मिश्रा जी आपका। मैं अभी इन सब चीजों पे उलझूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है ज्ञानवर्धक कैप्सूल खाने के लिए हाजमा बढ़ाइए। क्या करें, आपकी एक संचुकित आपकी छोटी सी वो हाजमा मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी ज्ञानवर्धक कैप्सूल जो वो बीजेपी स्पेशल बनाती है, इसलिए आपको ज्यादा ज्ञान होता है कि मोदी जी चले जाएंगे तो बीजेपी कोलैप्स हो जाएगी और शिवपाल जी चलेगा तो पार्टी बराबर होगी। आपको सब जानकारी है। तारिक जी की आदतों को मैं जानता हूँ, ये डिबेट को डिरेल करते हैं। तारिक जी मुद्दे पे बात करिए, मत बोलिए, मुद्दे पे बात करिए। आपको सीधी सी बात ये बता दूं कि बिल्ली के खाब में छीजड़े नजर आते हैं, तो वहां जितनी बिल्लियां बैठी है ना, सबको छीजड़े ही नजर आ रहे हैं कि कौन जीत रहा है। चलिए तारिक जी, अरे भैया, हमने छोटा सा मैं आपसे पूछ रही थी, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब गठबंधन की जीत वहां पर हो रही है या नहीं। उसके बाद भी अगर आपको अकल नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए तारिक जी। मैडम, छोटा सा हम लोगों ने आपको वो दिखाया था गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और करैना में, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हम लोग की क्या जीत है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? छोटा सा आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था, ये तो पिक्चर चल रही है। ट्रेलर में आपने देखिए ट्रेलर काम नहीं चलता है। आडवाणी जी लालकृष्ण आडवाणी जी फिलहाल वोटिंग करने के लिए पहुंचे, तस्वीरें सीधा आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज दिन भर गुजरात में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी जी इस वक्त वोटिंग के समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी काफी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका इंतजार हो रहा था क्योंकि अमित शाह यहाँ से वोट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से वोट कर चुके हैं। अब लालकृष्ण आडवाणी का इंतजार हो रहा था और फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए और ये वोटिंग की तस्वीरें, सीधा उनके वोट करते हुए की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। देखिए, अपनी उस उंगली पर स्याही लगवाते हुए लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर देखे जा सकते हैं और उस तस्वीर को कैमरा भी पूरी तरह से कैप्चर कर रहा है, इस तस्वीर को,
और लालकृष्ण आडवाणी ने फिलहाल वोट डाला है और यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं वोटिंग के दौरान। ये सीधी तस्वीरें हम आपको गांधीनगर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी और फिलहाल यहां से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह। गांधीनगर से लोकसभा चुनाव का डेब्यू इस बार कर रहे हैं अमित शाह और फिलहाल गांधीनगर पहुंचे हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी। वोट करने के लिए अपनी उंगली पर स्याही लगवाते हुए वो दिखाई दिए और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अच्छी खासी संख्या में यहां पर लोग जुटे हुए हैं और लालकृष्ण आडवाणी फिलहाल यहां पर वोट डालने के लिए जाते हुए आप देख सकते हैं। फिलहाल अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा था जब अपनी उंगली पर स्याही लगवा रहे थे, वोट की वो स्याही लगवा रहे थे, जो हमें गर्व महसूस करने का मौका देती है क्योंकि आज जो दिन है वो लोकतंत्र का महापर्व है और उसे देश मना रहा है। फिलहाल ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर आप लालकृष्ण आडवाणी को देख सकते हैं वोटिंग करते हुए। कैमराज इतने सारे हैं वहां पर और हर कैमरा पर्सन की कोशिश है कि अपने कैमरा के लेंस में तस्वीर हम किसी तरह से कैप्चर करें और वही कोशिश यहां पर हो रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार आज नामांकन करने जा रही हैं। उन्होंने रोड शो किया है जिसमें बड़ी संख्या में आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस सीट से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इसलिए इस सीट को हॉट माना जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें हाल ही में बीजेपी की तरफ से भोपाल में अपना उम्मीदवार घोषित किया गया, हालांकि उसे लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए और घेरने की कोशिश भी की जाती रही, लेकिन फिलहाल आप देखिए रोड शो की तस्वीरें हैं और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहां पर अपना नॉमिनेशन के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। और ए.के. मिश्रा जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या बोलेंगे? आपकी बात भी शायद बीच में रह गई थी जब आप बात कर रहे थे तारिक साहब से, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, मैं ये बोल रहा था कि जैसे बात अभी ये चल रही थी ना कि विकास के मुद्दों की बात, कि विकास हमने बहुत किया है, सारी पार्टियां बोलती हैं। मेरा मानना कुछ और है। मैं बोलता हूं कि भाई विकास आपने बहुत किया है। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने विकास किया था और काम बोलता है करके कैंपेन चलाया था। काम तो नहीं बोला लेकिन उनकी बोलती जरूर बंद हो गई। सेम यही चीज आज की डेट में जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, ठीक है, आपने विकास बहुत किया, मैं मान लेता हूं, लेकिन सवाल यह है जब आपने इतना विकास किया, इतना काम किया, तो जितने काम किए एक भी मुद्दे पे आप वोट नहीं मांग रहे हैं, तो ये किस तरीके का, या तो आप, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो आप खुद एक तरीके से बोल रहे हो कि भाई विकास जो हमने किया वो मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई नोटबंदी इतना बढ़िया काम किया आपने, उस पे नहीं मांगा, सड़कें बनवाई, हाईवे, किसी भाषण में किसी का कोई जिक्र ही नहीं है कि हमें इसलिए वोट दे दो क्योंकि हम 27 किलोमीटर पर डे 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, हमें इसलिए दे दो वोट क्योंकि हमने जो है नोटबंदी रात को 8 बजे किया, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो जब विकास इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो विकास पे वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है? वोट कैसे मांगा जा रहा है? चुनाव के पहले किसानों के खाते में सरकारी तरीके से 2000 रुपए। वोट कैसे मांगा जा रहा है? हम जीतेंगे तो आपको 72,000 रुपए देंगे। वोट कैसे मांगा जा रहा है कि हम ये कर्जे माफ कर देंगे। वोट कैसे माना जा रहा है कि असली और जन्मजात पिछड़े हम हैं, वो तो फर्जी है, वो तो नकली है। कहने का मतलब मैम ये है, चुनाव अपने असली रूप में आ गया है, पार्टियों का और नेताओं का असली चेहरा दिख रहा है। कोई भी पार्टी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रही है, सिद्ध कर रहे हैं कि हम तो जन्मजात पिछड़े हैं, असली पिछड़े हम हैं, वो फर्जी पिछड़े हैं, और इंक्लूडिंग बीजेपी और कांग्रेस का। लो जी 2000 रुपए पहली किस्त आ गई, अब वोट दे दोगे तो चुनाव के बाद अगली किस्त हम किसानों को देंगे। तो ये चीजें हैं और इसको मैं समझता हूं जनता को समझना चाहिए। ये नेताओं का जो ये छद्म आवरण है, हम लोगों को, जनता को एजुकेट करना चाहिए कि इनके झांसों में नहीं आना चाहिए। तारिक अहमद साहब क्या बोलेंगे आप, अब बताइए। मैडम देखिए, मैं मोदी जी की 2-3 बातों से बिल्कुल सही मैं एग्री करता हूं। वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। जैसे वहां पे पाकिस्तान में आतंकी शहीद को लड़ाया गया, तो ये प्रज्ञा को लड़ा रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, पकौड़े तलना और रोजगार के नाम पे चौकीदारी का डंडा थमा देना, चलिए कोई बात नहीं, पकौड़े और चाय और समोसे और कटलेट यही बना के आनंद जी, डॉक्टर, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूं। 70 साल में सब ऐसे ही तो बन गए थे।
डॉक्टर और जी 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 डॉक्टर और इंजीनियर नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जनता जाहिल रहे, आनंद ताकि जी, इनके आपकी बारी बताइए। झूठी बातों के ऊपर उनका असर ना हो कि वो समझ ही नहीं पाए जनता की ये बोल क्या रहे हैं। देखिए, तभी ये चौकीदारी और बेरोजगारी की बात करते हैं। चलिए तारिक जी, रोजगार भी मिला है और स्वरोजगार भी मिला है। पहले नौकरी के लिए लोग घूमते थे, युवा घूमते थे, आज नौकरी भी रोजगार मतलब युवाओं को मिल रही है और साथ साथ युवा स्वरोजगार तैयार करके दूसरे युवाओं को भी नौकरी दे रहे हैं। और इनके पार्टी के जो मुद्दे हैं, इनके जो पार्टी के ताली बजाता हूं। मतलब सर्वे सर्वा है मुलायम सिंह जी, उनके ऊपर में क्या विषय है? आय से अधिक संपत्ति का केस। मायावती जी, आय से अधिक संपत्ति का केस। कुमार स्वामी, आय से अधिक संपत्ति का केस। तारीख का केस किसके ऊपर है? कमलनाथ और कमलनाथ के भांजे का भी डिटेल्स आपके पास आया है। 302, दूसरा तेजस्वी यादव, संविधान बचाओ। तेजस्वी यादव के पास कोई बेसिस नहीं है कुछ भी बोलने का, सिर्फ संविधान बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो गए हैं। बात हो रही थी यहाँ पर विकास की कि किस पार्टी ने कितना विकास किया है और विकास के नाम पर जनता किसे चुनेगी, ये फिलहाल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि उस पर चर्चा अभी जी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, आनंद जी, भ्रष्टाचार जो है वो चलता रहे। चलिए, भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले भी फिलहाल चल रहे हैं, कोर्ट में हैं और कोर्ट को डिसीजन भी लेना है। फिलहाल हम ये डिसीजन देखिए ना, अभी किसी दल का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर्ट के सामने खेद प्रकट करे कि मैंने गलती से ये बयान दे दिया। चलिए, अब नोटिस मिल गया है ना, कानून और कोर्ट। आनंद जी, नोटिस मिल गया है, अब जवाब देना है। 30 तारीख को इसकी सुनवाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब समय थोड़ा कम है और रिएक्शंस हम लेना चाह रहे थे, लेकिन ये जो डिबेट है वो इस तरह का मोड़ ले गई कि हम किसी से और रिएक्शंस नहीं ले पाए। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद रहे दिनेश अवाना जी, बहुत शुक्रिया आपका। आनंद जी शुक्रिया। तारिक अहमद साहब बहुत शुक्रिया। के मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, आपको बार बार मैं के मिश्रा बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जनता किस मुद्दे को जहन में रखकर वोट करने के लिए जा रही है, उसके लिए इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। 23 मई को नतीजे आ जाएंगे और पता चल जाएगा, और तब तक ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी।